हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कहाँ तो सक्सेस प्लेटफॉर्म की पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइंस का सेट जो है 100 क्वेश्चन वाला, क्या 100+ क्वेश्चन वाला मैं लेकर आ रहा हूँ जल्द। तो एक नए अंदाज के साथ साइंस का पूरे के पूरे 100+ के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, ठीक है। और ये सीरीज आपको टिल एग्ज़ाम तक मिलते रहेंगे। हालांकि बाकी जो है करंट अफेयर्स का सेशन, जीके का सेशन, वो कंटिन्यू चलता रहेगा हमारे चैनल पे। और मैं अगर बात करूँ साइंस सेट का, ठीक है, साइंस सेट 1 का, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगी कहाँ पे? टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सक्सेस प्लेटफॉर्म की के नाम से है, वहाँ पे सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए आगाज करते हैं शानदार 100 प्रश्न का, जो एग्जाम में डायरेक्ट छपता है सवाल, आएंगे ऐसे ही सवाल। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट सेट, ठीक है, जो 100 वाले क्वेश्चन का है, ठीक है, 100 वाले प्रश्न का है। तो पहला क्वेश्चन, अगर झरने से पानी गिरता है, क्या? अगर झरने से पानी गिरता है, इसके बारे में बात हो रही कि अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, ठीक है। पानी जो गिरेगा इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? देखिए यहाँ पे चीज़ समझिएगा। एक तो मैंने या दूसरा क्वेश्चन में भी एक और यहाँ पे मेंशन किया, पत्थर से टकराने पर, पत्थर से क्या टकराने पर या टकराने के बाद तब कौन सी ऊर्जा होगी। आप सभी को यहाँ पे पहले चीज़ समझिएगा यहाँ पे कि पानी में क्या होता है? गतिज ऊर्जा। पानी में क्या होता है? गति, और गति से होता है गतिज ऊर्जा। और चूंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं तो आपस में क्या होता है? घर्षण होता है। क्या होता है? आपस में घर्षण होता है। और जब ये किसी चीज़ से टकराते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं? ऊर्जा। क्या? ऊर्जा। तो बात टकराने से, क्या टकराने से पहले, ध्यान दीजिएगा बात, टकराने से पहले पूछा है तो हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्यों? टकराने से पहले तो वाटर फ्लो हो रहा था, अब फ्लो वाटर में गति होती है। लेकिन अगर सवाल यहाँ पे अगर आपसे ऐसे पूछ दे, टकराने पर या टकराने के बाद, तब उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है या घर्षण, क्योंकि घर्षण से ही तो उष्मा उत्पन्न होती है ना। तो यहाँ पे उष्मा ऊर्जा निकलती है, ठीक है। क्या उत्पन्न होता है? उष्मा ऊर्जा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सवाल इसी तरह से घुमा अगर आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में तो तैयार रहिए आप लोग, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हूँ, जरा समझिएगा। अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर पर, ठीक है, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर पर गिरने के बाद, क्या पत्थर पर गिरने के बाद उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो जो वाटर गिर रहा था, ठीक है, पत्थर पर गिरने के बाद, तो पहले कौन सी ऊर्जा थी यहाँ पे? यहाँ पे थी गतिज ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा मीन्स की काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हो जाता है यहाँ पे? उष्मा ऊर्जा। क्या? उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है ना। गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाता है? उष्मा ऊर्जा में। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए सवाल यहाँ पे आते हैं 4। सवाल नंबर 4 पे, स्टील जो होता है जंग रोधी बनता है कब? समझिएगा यहाँ पे सवाल। एक तो मैंने लिखा स्टील कठोर कब बनता है, दोनों सवाल पे गौर फरमाइएगा यहाँ पे, ठीक है। स्टील जंग रोधी बनता है कब? क्रोमियम जब उसमें होता है तब, ठीक है। स्टील को जंगरोधी बनाना हो तो क्या उसमें उपस्थित रहेगा या क्या मिलाया जाएगा? जंगरोधी, ठीक है। स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है और कठोर बनाने के लिए कार्बन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में क्रोमियम नहीं रहे, अगर ऑप्शन में क्रोमियम नहीं रहे तो क्या आप करेंगे? कार्बन को टिक करेंगे, ठीक है। कार्बन को टिक करेंगे, ऐसा नहीं कि नन ऑफ दिस कर देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप क्या करेंगे? नन ऑफ दिस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि कार्बन भी रहे और क्रोमियम भी रहे, अगर कार्बन भी रहे क्रोमियम भी रहे, तो प्रायोरिटी आप किसको देंगे? क्रोमियम को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तब क्या होगा? अगर क्रोमियम और कार्बन दोनों हो तो किसको प्रायोरिटी देंगे? क्रोमियम को, ठीक है। नहीं रहने पर फिर कार्बन। तो चीज़ें समझिएगा, यहाँ पे बहुत सिंपल था। स्टील जो को जंग रोधी बनाने के लिए क्रोमियम, स्टील को कठोर बनाने के लिए कार्बन। देखिए अब देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। उड्डयन काल का सूत्र, पहले उड्डयन काल के सूत्र से पहले समझिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन की मैं बात करूँ,
ये प्रोजेक्टाइल मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो होगा क्या, यहाँ पे परास होगा, क्या होगा यहाँ पे रेंज होगा, ये परास होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को परास कहते हैं। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट इसको कहते हैं, क्या मैक्सिमम हाइट हो जाएगा ये। और जो यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो करेगा इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये तो हो गया एच, और जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ये हो गया टी। तो रिलेशन क्या बना, एच आर टी। ये तीनों से यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ठीक है। इन तीनों का इंडिविजुअल यहाँ पे फार्मूला बनता है, तो इन तीनों फार्मूलों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के में तीन बातें याद रखिएगा, एच आर टी। चढ़ान काल को क्या कहते हैं, जब क्या होता है चढ़ने में जो लगता है समय उसे चढ़ान काल कहते हैं। उतरने वाले समय को क्या कहते हैं, उत्तरायण काल, ठीक है। बातें याद रखें। तो बेसिकली आपको यहाँ पे उड्डयन काल जो टाइम ऑफ फ्लाइट का है फार्मूला, तो मैं बेसिकली आराम से मैं यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन चीज़ें आपको समझाने की तीन बातें यहाँ पे आपको नोट करनी होंगी। एच आर टी, क्या एच आर और टी, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एच के लिए क्या होगा, यू, ठीक है। क्या यू जो होगा यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहले ये समझिएगा, यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी, और यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे इसकी फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एच आर टी, अब आपको कैसे इसको ध्यान रखना है, एक में क्या होगा, दोनों में स्क्वायर होगा, यहाँ पे मल्टीपल होगा। अब की क्या होगा, ये तो स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे तो स्क्वायर होगा, लेकिन जो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे साइन टू थीटा होगा, क्या यहाँ पर जो होगा अब की क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन टू थीटा, ठीक है, साइन टू थीटा, और यहाँ पे टू नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं टू नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, लास्ट वाले में आगे में टू यू साइन थीटा होगा और सिर्फ जी होगा। तो आपसे क्या पूछा था, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो है ना टाइम ऑफ क्या है फ्लाइट। अब फॉर्मूला क्या होगा, टू यू साइन थीटा बाई जी। अगर आपको यहाँ पे परास पूछ देता, क्या रेंज पूछ देता या परास, तब क्या हो जाता, ये वाला फार्मूला यूज यहाँ पे लिखते हैं। और एच की मैं बात करूँ, हाइट अगर पूछता तो आपको ये ऐसे याद रखना है। तो कॉमन क्या था, यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी। पहले में तीन दो होता मीन्स के स्क्वायर स्क्वायर और इनटू मल्टीपल के साइन में, दूसरा था स्क्वायर बाकी मल्टीपल, बाकी नीचे में टू नहीं होता, और लास्ट में सिर्फ एक ही मल्टीपल टू होता, ठीक है। तो तीन दो 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 एक दो, ऐसे भी आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अगर प्रक्षेप, क्या अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो, क्या महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो, तो क्या कह रहा है, प्रक्षेपण कोण कितना होगा, है ना, प्रक्षेपण कोण कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ से कैसे फाइंड आउट करना होगा ये समझिएगा, ठीक। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, प्रास मीन्स की रेंज, फिर कह रहा है कि का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है किसके, 4 गुने के, क्या महत्तम ऊंचाई। तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था आर का, मीन्स की परास का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे होता है ये यू स्क्वायर साइन टू थीटा, एच आर टी मैंने बताया था 2 थीटा बाई जी, ठीक है। और इसके बाद 4 का 4 रह जाता है, एच का मैंने क्या बताया एच आर टी मीन्स की यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, और क्या होता लास्ट में 2g। अब इसको थोड़ा सा काटना होगा आपको, कैसे कटेगा देख लीजिए। पहले तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे यू स्क्वायर का यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, ठीक है। बचता के यहाँ पे आपका साइन टू थीटा, क्या साइन टू थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बचता है ना, इतना ही बचता। अब आगे देखिए साइन टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू, ठीक है, इंटू क्या कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या होता है 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा, तो बच जाता क्या कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा
बाई साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और कॉस बाई साइन को क्या लिखते हैं हम लोग, टैन थीटा लिखते हैं, टैन थीटा बराबर 1, ठीक है। तो 1 कब होता है, जब हम टैन 45 का मान रखते हैं, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45। तो 45 डिग्री इसका आंसर होगा, क्या 45 डिग्री इसका आंसर होगा। प्रक्षेपण कोण जो होगा कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा 36 सेंटीमीटर उछलता है। गिराया जाता है तो कितना सेंटीमीटर उछलता है, 36 सेंटीमीटर उछलता है। तो जो यहाँ पे प्रत्यवस्था गुणांक है का मान पूछा गया है, ठीक है। तो प्रत्यवस्था गुणांक का मान का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्यवस्था गुणांक का जो मान होता है, ठीक है, ये आप फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट छोटा बटा बड़ा, बस इतना लिख लीजिए, छोटा बटा बड़ा, चाहे कोई भी वैल्यू छोटा बटे बड़ा, इतना ध्यान रखिएगा। प्रस्था गुणांक इक्वल टू अंडर रूट छोटा बटे बड़ा, बस छोटा वैल्यू बटे नीचे बड़ा वैल्यू। छोटा वैल्यू क्या है 36 सेंटीमीटर में है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर कर लेंगे। 1 मीटर बराबर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, बच जाएगा 6/10 0.6, ठीक है। तो 0.6 इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यस्थता गुणांक का मान जो होगा आपका 0.6 होगा, ठीक है। चलिए बात करते संवातक कहते किसको, आपका जो घर होता है, दरवाजा ये देखे, ठीक है, और इस पर में क्या होता है, वेंटिलेटर होता है, खिड़की जो होता है वेंटिलेटर का काम करता है, इसी को कहते हैं हिंदी में संवातक। कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि आंसर ये आपसे पूछे, क्योंकि कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होगा। मीन्स क्या, ताज़ी जो हवा या ठंडी हवा अंदर आएगा और जो गर्म हवा है या दूषित हवा है वो बाहर जाएगा, और ताकि जो रूम के अंदर का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो क्या रहे, स्वच्छ रहे, ताज़ी हवा उसमें रहे, ठीक है। तो आपके वातावरण के अनुकूल आपके, ठीक है, और हेल्थ के अनुकूल वहाँ पे वातावरण बन सके, इसलिए वेंटिलेटर होता है। क्योंकि गर्म होने पर क्या होता है, वायु जो होती है हल्की होती है, ऊपर की ओर उठती है। अगर वेंटिलेटर ना हो तो गर्म हवा क्या अंदर ही रहेगा और बाहर जा नहीं पाएगा, रूम में क्या होगा, हीट ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी, और दूषित हवा अंदर रहने से आपके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र H2SO4 है तथा भास्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है तो बहुत कुछ, लेकिन आप एक बात में ध्यान रखिएगा, तुल्यांकी भार जब भी निकालने के लिए क्या है, तो जो अनुसूत्र है उसका वैल्यू आप लिख लीजिए, ठीक है। तुल्यांकी जो भार होगा, तुल्यांकी भार बराबर जो भी इसका वैल्यू होगा वो लिखिए ऊपर में, और जो वैल्यू दे रहा मीन्स कि क्या वो हाइड्रोजन की संख्या पूछे, H+ की संख्या पूछे, OH+ की संख्या पूछे, आयन की संख्या पूछे, अम्ल की भास्मिकता पूछे, अम्ल की क्षारीयता पूछे, वो नीचे आएगा, है ना। तो यहाँ तो ऑलरेडी बता दिया है कि आपका 2 वैल्यू है, क्या भास्मिकता 2 है, नहीं होता तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है H2, मैं यहाँ से अच्छे से लिख देता हूँ H2SO4। तो यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन की वैल्यू कितना है, H का जो वैल्यू है, हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है, तो 2 तो वैसे भी आप नीचे रख देते हैं। अब जो H2SO4 की यहाँ पे इसके जो जो इसका जो अनुभार है टोटल कैसे निकलेगा, अनुभार निकालने के लिए आपको पता है हाइड्रोजन का, यहाँ पे लिख देता हूँ H2SO4, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 प्लस S मीन्स सल्फर का कितना होता है 16, परमाणु संख्या 16, और जो उसका होता है द्रव्यमान वैल्यू 32, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 16, और 16 × 4 सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 98 आपका 8 आएगा, यहाँ पे 98 लिख दें। जो अनुसूत्र है उसका पूरा जो अनुभार है वो पूरा पहले काउंट कर लीजिए, ऊपर में लिख दीजिए, और जो भी हाइड्रोजन का बोले, आयन की संख्या बोले, अम्ल की भास्मिकता बोले, अम्ल की क्षारीयता बोले, कुछ भी बोले उसको नीचे रखना है, ठीक है। आयन की जितना भी वैल्यू है, जितना भी हाइड्रोजन की जितना भी वैल्यू है वो नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 98 था ना, 98 था, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 49 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए सिलिका जेल क्या है, सिलिका जेल एक्चुअली होता है नमी सुखाने वाला पदार्थ, ठीक है। ये अक्सर वैसे जगह पे
यूज़ किया जाता है जहाँ पे नमी होने की संभावना और नमी से चीज़ें खराब हो सकती है, वहाँ पे इफेक्ट कर सकती है, तो वहाँ पे सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अक्सर देखेंगे ट्रांसफार्मर में जो होता है, ट्रांसफार्मर होता है ना, आप इस तरह से कुछ लटका हुआ एक पार्ट होता है, उसके बगल में एक क्या होता है, कंजर्वेटर होता है। कंजर्वेटर के पास एक कंजर्वेटर होता है, उसके पास ब्रीदर होता है। ठीक है, ब्रीदर होता है, ये क्या करता है, ये नमी को सोखता है। क्यों? क्योंकि इसी ब्रीदर की बात करें तो इसी ब्रीदर में क्या होता है, सिलिका जेल होता है। इसी ब्रीदर में क्या होता है, जो यहाँ पे ब्रीदर होता है ना, इसी में क्या होता है, सिलिका जेल होता है। ठीक है, जो कंजर्वेटर के पास होता है, और क्या करता है, ये एक्चुअली में ब्रीदर का काम ही है सांस लेना। ठीक है, और इसी के अंदर होता है नमी सोखने वाला। जब ये सांस से लेता है तो इसमें जो भी नमी आ जाती है उसको क्या करते हैं, सोखता है। ठीक है, चलिए, गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाले ऊतक कौन सा है? तो देखिए, जब भी छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे देखिएगा, अगर छोटा सा कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उसके यहाँ पे डोरी में इस तरह से एक नाभि टाइप का होता है ना, नाभि टाइप का होता है। तो नाभि टाइप का जो होता है ये होता है प्लेसेंटा, यही होता है क्या, प्लेसेंटा, जिसके माध्यम से उसको भोजन माँ के शरीर में प्राप्त होता है। ठीक, चलिए, रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है? देखिए, कोई चीज़ में यहाँ पे रासायनिक बंधन की बात हो रही है। रासायनिक बंधन बनने पर हमेशा क्या होता है, ऊर्जा बाहर होती है। क्या? ऊर्जा बाहर होती है। ठीक है, बात करें शुक्राणु स्पर्म बनते कहाँ पे हैं? टेस्टिस में। क्या? टेस्टिस में, ये टेस्टिस होता है, यहीं पे क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, मेल पार्ट का ये पार्ट है। ठीक है, तो इसी में यहाँ पे बनते हैं शुक्राणु, ये मेल पार्ट हो गया। ठीक है, मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पे ये बनता है। चलिए, नेक्स्ट क्या कि शराब पीकर वाहन चालन के शोषण परीक्षण में, जब आप अक्सर देखते हैं कि पुलिस चेकिंग लगाती है, उसके हाथ में एक मशीन होता है, आपके मुंह में क्या लगाकर चेक करता है कि आप पी रखी या नहीं। तो वहाँ पे जो इस्तेमाल होता है उसके अंदर, वो उसमें होता क्या एक्चुअली में, उसमें एक्चुअली में होता है पोटासियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसमें यही दो चीज़ होता है, तब होता है उस मशीन में, जिससे आपको पता चलता है कि आप शराब पी रखी है या नहीं। क्यों? क्योंकि शराब से अभिक्रिया करके क्या, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये शराब से क्या करता है, अभिक्रिया करके क्या करता है, अभिक्रिया करने पर ये रंग बदल देता है। क्या? रंग बदल लेता है। ठीक है, ये अपना क्या कर लेता है, रंग बदल लेता है, और इसी के कारण जो होता है, जो लोग पी रखे होते हैं वो पकड़े जाते हैं ना। ये तो हो गया जो शराब पी रखे होते हैं उनके लिए। अब वायु जो वातावरण में प्रदूषण होता है उसकी जांच के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लाइकेन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या? लाइकेन का। लाइकेन किसका जो सजीवता का उदाहरण है? कवक और शैवाल का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन ग्रुप के बारे में बात करते हैं। हैलोजन ग्रुप, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैलोजन ग्रुप। ठीक है, एग्जाम में इससे काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आपके यहाँ से सवाल बनते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा हैलोजन ग्रुप को। ठीक है, तो हम बात करें हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजन ग्रुप की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पूछा क्या गया है कि कौन से तत्व जो होते हैं इसमें ठोस होते हैं ना। हैलोजन ग्रुप की मैं बात करूँ, ठीक, तो ग्रुप 17 में आते हैं। क्या? पहले तो ये क्या होते हैं, ग्रुप 17 में आते हैं ना, ग्रुप 17 में आते हैं, पहला चीज़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या, जिसकी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है। तो इस पे मैटर ये नहीं करता, मैं तो यहाँ पूछ रहा हूँ ठोस कौन होते हैं। देखिए, हैलोजन ग्रुप में होते कौन कौन है? फक्कल बड़ी, ठीक, याद रखिएगा, फक्कल बड़ी है ना, और एक एस्टाटीन, याद रखिएगा। क्या? एस्टाटीन। ठीक है, एस्टाटीन याद रखिएगा। ये 2 3 4 5 मीन्स कि क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है, इसमें से भी पूछा गया कि ठोस कौन होते हैं। अगर ऑप्शन में आपको इन 4 में से पूछ दिया जाए तो आप इजी वे में बता सकते हैं कि कौन होगा, लेकिन जान लीजिए, फ्लोरीन गैस रूप में होता है, क्लोरीन गैस रूप में होता है, ब्रोमीन की मैं बात करूँ तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो आयोडीन है ना, और ये एस्टाटीन, ये दोनों होते हैं सॉलिड में। अगर ऑप्शन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, अगर इनमें से पूछ दिया ठोस कौन है, आयोडीन हो जाएगा।
क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टाटीन या फ्लोरीन के बीच में पूछ दिया जाए कौन सा ठोस है तो एस्टाटीन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इसकी परमाणु संख्या तो आप सभी को पता है होगा, फ्लोरीन का होता है 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का इसका जो है अपोजिट 53। ठीक है, और इसका हो जाएगा 80, एस्टाटीन का 65। ठीक, हालांकि ये जो है 3-4 ऊपर का क्रम याद रखिएगा। चलिए, पानी में हवा का बुलबुला। ठीक है, पानी में जो हवा का बुलबुला व्यवहार करता है कैसे? दिखता तो है भाई कैसा? उत्तल लेंस की तरह दिखता है। कैसा? उत्तल लेंस की तरह। व्यवहार कैसा करता है? अवतल लेंस की तरह। ठीक, अपोजिट याद रखिएगा। पानी में जो हवा का बुलबुला व्यवहार करेगा कैसा, तो पहले जानिए दिखता कैसा, उत्तल, अपोजिट कर दीजिए अवतल। ठीक है, चलिए आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस के 0.5 मोल का आयतन कितना होगा? 0.5 मोल का आयतन कितना होगा? पहले तो ये जानिए। देखिए, एक मोल में किसी भी चीज़ का एक मोल वैल्यू जो होता है वो होता है कितना? 22.4 लीटर। चाहे वो ऑक्सीजन का पूछे, चाहे नाइट्रोजन का पूछे, चाहे किसी चीज़ का पूछे, किसी भी चीज़ का पूछे, एक मोल का वैल्यू 22.4 लीटर होता है। पहला चीज़, अगर एक मोल का वैल्यू 22.4 होता है तो यहाँ पे क्या बोला है? हाफ मोल। 0.5 मतलब आधा मोल। तो एक मोल का वैल्यू इतना होता है तो आधा कर दीजिए इसका, 22.4 का आधा क्या होगा? 11.2 लीटर है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए, इसीलिए एक और एग्जांपल मैंने लिखा, नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन कितना होता है? एक मोल का जब पता है कि 22.4 होगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका रिजल्ट आएगा 134.4 लीटर। चलिए, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? ठीक है, अगर सिर्फ पूछे कि ईंधन न्यूनतम पर्यावरण, क्या पर्यावरण वर्ड याद रखिएगा, तब तो हाइड्रोजन होगा, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग तथा सबसे कम प्रदूषण तब हो जाएगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की पिच, क्या ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? पिच निर्भर करेगी आवृत्ति पर। क्या? पिच जो निर्भर करेगी आवृत्ति पर। ठीक है, अगर ध्वनि की तीव्रता की बात करें, तीव्रता आयाम पर, पिच आवृत्ति पर। ठीक है, पिच आवृत्ति पर, तीव्रता आयाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरेगा कहाँ? आगे, पीछे या उसके हाथ में? ठीक है, आगे, पीछे या हाथ में। ठीक, तो समझिएगा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होगा क्या कि आंसर होगा उसके हाथ में। क्या? उसके हाथ में। ठीक है, जब कोई एक क्या होगा, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है। ठीक है, कोई एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है। ठीक, तो उसका जो चीज़ उछलाएगा वो उसके क्या होगा? आगे में ही गिरेगा। लेकिन एकाएक आगे बढ़ा लेगा, एकाएक जो है अपनी गति को बढ़ा लेगा तो क्या होगा? अभी तो इसके क्या हाथों में गिरा, अगर एकाएक तेज कर ले तो इसके पीछे गिरेगा, और अचानक कम कर ले, मंदन कर ले, ठीक है, एक्सीलरेशन को कम कर ले तो आगे गिर जाएगा। ठीक है ना, 3 कंडीशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा तो उसके हाथों में गिरेगा, अचानक से बढ़ा लेगा तो क्या होगा? पीछे की ओर गिरेगा, और थोड़े मंद कर लेगा, एक्सीलरेशन को क्या करेगा? कम कर लेगा तो आगे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, तो सवाल सिंपल था कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गति क्या होगा? स्थिर गति से। वर्ड यहाँ पे ध्यान रखिए, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो तो, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो तब कंडीशन नहीं होगा, लेकिन अचानक से स्पीड को घटाता बढ़ाता रहेगा तो चीज़ें बदलेगा। अचानक से बढ़ा लेगा, पीछे की ओर गिर जाएगा, अचानक से कम कर लेगा, आगे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, चलिए, दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा, ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करेगा किसके बीच के? तो जब दो निकाय की बात हो रही है, बीच में ऊष्मा की प्रवाह हो रही है तो दिशा का निर्भर करेगा किसके? किसके पर ध्यान रखिएगा? तापमान में अंतर के कारण। क्या? तापमान में अंतर के कारण। तो इसलिए मैं और भी चीज़ें यहाँ लिखा हूँ, जैसे विद्युत धारा। विद्युत धारा की मैं बात करूँ, प्रवाह की अगर दिशा किस पर निर्भर करेगा तो विभव के अंतर के कारण,
द्रव की प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करेगा? स्तर जो होता है उसके जो स्तर होता है, ठीक है, हाई लेवल टू क्या, हाई लेवल टू लो लेवल, है ना। कोई भी चीज़ अगर ये पानी से भरा है, एक और यहाँ पे टैंक पानी से, वैसे पाइप लगा दें तो क्या होगा, ये हाई टू लो हो गया। तो लेवल में क्या होगा, अंतर के कारण प्रवाह की दिशा इसी वजह से इस पर निर्भर करेगा। और गैस में घनत्व, ठीक है, डेंसिटी में डिफरेंस के कारण। तो चार बातें, दो निकाय के बीच ऊष्मा का प्रवाह, टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण, विद्युत धारा की बात करूँ विभव के अंतर के कारण, द्रव में स्तर में अंतर के कारण, गैस घनत्व के अंतर के कारण। ठीक है, चलिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, दाएं हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है? दाएं और बाएं दोनों बात याद रखिएगा। यहाँ पे बाएं हाथ का भी मैंने लिखा है। दाएं बोले तो जनरेटर, और जनरेटर क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, किस बल के द्वारा? विद्युत वाहक बल के द्वारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण। ठीक है, वही अगर आपसे पूछा कि बाएं हाथ का नियम किस पर निर्भर करता है, मोटर किसके लिए कार्य करता है, तो मोटर के लिए। दाएं हाथ जनरेटर, बाएं हाथ मोटर, और इसमें क्या होता है, फोर्स लगता है। क्या इसमें फोर्स लगता है, बल लगता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए जिसमें कि फोर्स लगता है, जनरेटर राइट हैंड रूल इसमें कि क्या, करंट यहाँ पे फ्लो होता है। ठीक है, या प्रोड्यूस होता है। गाढ़े द्रव, गाढ़े द्रव बोले या शांत द्रव बोले, ठीक है, शांत द्रव बोले, इसकी जो श्यानता होती है क्या होती है? श्यानता बोले तो विस्कोसिटी। क्या होगा, जितना ज़्यादा गाढ़ा द्रव उतना अधिक क्या होगा, श्यानता, विस्कोसिटी। पतला द्रव में कहे तो जल, और श्यानता इसकी कम होगी। जैसे गाढ़े द्रव में श्यानता क्या होगी, अधिक, पतले द्रव में कम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्लबर। एक्चुअली ब्लबर है क्या? जो ब्लबर है ये होता है क्या, सघन वसा की परत। क्या, सघन वसा की परत। अगर हम ऊँट की बात करें, ऊँट के जो कुबर होता है ना, ऊँट जो होता है, जो ऊँट होता है, ठीक है, इसके जो कुबर होता है ना, इसके कुबर होता है, इसके कुबर में ही होता है सघन वसा का परत। या खूब मोटा व्यक्ति, क्या, खूब मोटा व्यक्ति जब फैटी हो जाता है तो क्या हो जाता है, सघन वसा की परत जम जाता है, और इसी को कहते हैं ब्लबर। ठीक है, चलिए, एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड है। क्या, 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा, 2 हर्ट्ज। ठीक है, क्या, 2 हर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। ठीक, पहला की आवृत्ति की बात हो रही, किसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। 1 सेकंड में अप एंड डाउन या दोलन जितना करेगा इसकी कुल संख्या को ही क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में दोलन जितना होगा उसकी कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो 10 सेकंड की मैं बात यहाँ पे कहा है, 1 सेकंड में जितना करेगा उतना इसका आंसर होगा, है ना। तो बात हो रहा है यहाँ पे क्या, 1 सेकंड, है ना, एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति का मान क्या होगा, आवृत्ति का मान होगा क्या, देखिए 10 सेकंड में 2 दोलन, तो 1 सेकंड में 2 दोलन, 10 सेकंड बराबर 220 दोलन, तो 1 सेकंड बराबर, चूंकि बात हो रही कि 1 सेकंड में ही तो होता है ना, आवृत्ति का वैल्यू निकालना होता है तो हमें 1 सेकंड में निकालना होता है। तो 1 सेकंड में क्या होगा, 2 दोलन, 2 दोलन मीन्स की 2 हर्ट्ज, क्या, 2 हर्ट्ज। ठीक है, 10 सेकंड में 50 दोलन होता है, तो आवृत्ति क्या होगी, 10 सेकंड में 50, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, 50/10, 10/5 मीन्स 5 आंसर होगा, है ना। चलिए, 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा। ठीक है, 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी, ठीक है, 2 क्रमिक शीर्षों की बीच की दूरी की मैं बात करता हूँ। अगर यहाँ पे इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए, यहाँ पे कोई वेव की बात हो रही है जिसमें कि जो ऊपर का होता है, जो ऊपर की ओर होता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं स्ट्रिंग, नीचे वाले को कहते हैं गर्द। ठीक है, और कह रहा है क्या कि 2 क्रमिक शीर्ष, ठीक है, ऊपर ही है ना शीर्ष, यही शीर्ष है ना, 2 क्रमिक शीर्ष, ठीक है, 2 क्रमिक शीर्ष और इसके बीच
की दूरी को क्या कहते हैं, लेमडा से सूचित करते हैं, वेवलेंथ को सूचित करता है। ठीक है, कह रहा है कि श्रिंग के बीच की दूरी और श्रिंग के बीच की दूरी को तो क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और यहाँ पे सवाल है कि दो लगातार गर्त की बात करें, अगर गर्त की भी बात करें तो भी क्या होता है, लेमडा ही होता है। श्रिंग के बीच की बात करें, ये भी दूरी को तरंगधारी कहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल क्या कह रहा है, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वेवलेंथ क्या होगा, दो श्रिंग है ना, इसके बीच की दूरी क्या है, तरंगदैर्घ्य का मान 10 सेंटीमीटर है, तो लेमडा का वैल्यू तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया, दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो पूछा है कि तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, तो तरंगदैर्घ्य का भी मान 10 सेंटीमीटर होगा। मीटर में बात करेंगे तो 0.01 मीटर होगा। ठीक है, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो वेवलेंथ भी 10 होगा। ठीक है, वेवलेंथ भी 10 होगा। यही सवाल को अगर ऐसे पूछ देता, चलिए सवाल यहाँ पे है, एक श्रिंग और एक गर्त, क्या एक श्रिंग और एक गर्त के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, अब कि ये 5 और 5 मिलकर ऐड हो जाएंगे, मीन्स कि 10, इसके यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होता तो यहाँ पे हो जाता 20। ठीक है, यहाँ पे ऐड होगा। चलिए, किण्वन क्या है, मीन्स कि फर्मेंटेशन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, फर्मेंटेशन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, ग्लूकोज है ये C6H12O6। ठीक है, अगर इसकी किसके खमीर की उपस्थिति में क्या बनता है, C2H5OH और प्लस क्या रिलीज होता है, CO2। ठीक है, तो यहाँ सवाल है कि किण्वन की प्रक्रिया में क्या कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। C2H5OH है क्या, इथाइल अल्कोहल, क्या इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, और ये क्या है आपका ग्लूकोज, ये क्या है आपका ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें, ग्लूकोज को खमीर की उपस्थिति में क्या उत्पन्न होता है, एक तो इथाइल अल्कोहल बनता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और यहाँ याद रखिएगा, ये जो खमीर है ना, ये खमीर ये क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक, यही होता है उत्प्रेरक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, तत्व की मैं बात कर रहा हूँ। तत्व जो होता है, अगर जिसके अकेले सूत्र होता है, ट्रिक है क्या, अकेले सूत्र को तत्व कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, Fe, कॉपर, Au, Ag। ठीक है, बात समझे। अगर बात करें यौगिक बोल दे तो दो या दो से अधिक सूत्र को यौगिक कहते हैं, जैसे कि जल, ग्लूकोज है ना, जैसे कि H2O हो गया, अभी ग्लूकोज मैंने लिखा था C6H12O क्या O6 है ना, ये था ना C6H12O6। तो देख रहे हैं, दो या दो से अधिक सूत्र को यौगिक कहते हैं, जिसमें जल भी है। कई बार सवाल में ये भी तो आया है ना, जल क्या है, यौगिक है या मिश्रण, यौगिक। और मिश्रण की अगर बात करें तो मिश्रण का कोई सूत्र ही तो नहीं होता है, जैसे हवा का कोई सूत्र नहीं होता है, शरबत नहीं, कांच, पीतल। ठीक है, लेकिन हाँ, पीतल दो चीज़ों से बनकर, दो क्या है, धातुओं से मिलकर बनता है, इसलिए बनता है मिश्रण। किसका मिश्रण है, ये मैं आगे बताया हूँ। ठीक है, फ्यूज तार की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है। ठीक है, फ्यूज तार की रेटिंग या दक्षता बोलिए, रेटिंग बोलिए या क्या कहिए इसको, दक्षता। ऐसे में आपको मशीन के भी बारे में बताऊंगा, बड़े मशीन के बारे में बताऊंगा, फ्यूज के बारे में बताऊंगा, स्विच के बारे में बताऊंगा, बैटरी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो फ्यूज की अगर मैं बात करूं, इसकी जो क्षमता होती है, दक्षता होती है, एम्पियर में व्यक्त की जाती है। वही फ्यूज तार की मैं बात कर लूँ, फ्यूज तार से बात कर ही रहे थे, किसका मिश्रण है, ये टीन और लेड का है। ठीक है, SnPV का क्या है, मिश्रण है। हाई रेसिस्टेंट एंड लो इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, क्या पॉइंट होती है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। भाई मैं बात करूँ पीतल किसका मिश्र धातु होता है, कॉपर और जिंक का, जिसमें कॉपर 70%, 30% जिंक होते हैं। कांसा मीन्स ब्रॉन्ज, कॉपर और जिंक टीन का होता है मिश्रण 90% और 10%। ठीक है, लेड की मैं बात करूँ, चलिए लेड की बात हो ही रही है, तो लेड, ठीक है, लेड की मैं बात कर ही रहा था, तो लेड किसका है, इसके लेड का एस का नाम क्या है, गैलेना। ठीक है, लेड के एस का नाम है गैलेना, PVS क्या
PVS, ठीक है। टीन के एस का नाम है केसीटेराइड, SnO2, क्या SnO2। पारा का इसका नाम है सिनेबर, SgS, ठीक। वह तत्व जो ना तो ऑक्सीकारक है ना ही अवकारक, क्या, ना तो ऑक्सीकारक है और ना ही क्या है अवकारक, ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिसकी बाहरी कक्षा में क्या हो, बाहरी कक्षा की मैं बात कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्या, जिसके बाहरी कक्षा या बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे जो तत्व होंगे ना वो कहलाएंगे क्या, ना तो ऑक्सीकारक ना अवकारक। तो यहाँ पे देखिए, पहला कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 6 2 8, तो बाहरी कक्षा ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका, यही हो गया ना तो ऑक्सीकारक ना अवकारक। अगर मैं बात करूँ किस तत्व की बात हो गई है, तो नियॉन की वैल्यू 10, ठीक है, 1s2 2s2 2p6, 6 2 8 2 10, ठीक है। तो नियॉन हो गया आपका ऐसा ही तत्व, एलिमेंट, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्या है। तो श्वसन की मैं बात करूं, ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको याद रखिएगा ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा ऑक्सीडेशन। बात करें बेकिंग पाउडर जो मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है, आप सभी को पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, ये तो सभी को पता है ना। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखिएगा, टार्ट्रिक अम्ल, किसका मिश्रण, टार्ट्रिक अम्ल। तो सवाल ये भी तो हो सकता है ना, आप पूछेंगे चलिए धावन सोडा का फिर बता दीजिए, सोडियम कार्बोनेट, क्या, सोडियम Na2CO3। आप पूछे खाने वाला सोडा का सूत्र बता दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या, सोडियम NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रजनक क्या है, ठीक है, प्रजनक या ब्रीडर, रिएक्टर वह है जिसमें क्या होता है, विखंडीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है, क्या। प्रजनक या ब्रीडर जो होता है एक ऐसा रिएक्टर होता है जिसमें विखंडनीय पदार्थ जितनी खपत होती है उतना ही उससे उत्पन्न होता है, उत्पादन उससे अधिक होता है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं आँख के बारे में, EYE, आँख देखें, आँख पीछे क्या होता है, रेटिना, क्या होता है, रेटिना। उस रेटिना में 2 चीज़ें होता है, 2 सेल होता है, कौन कौन, एक तो कौन सेल, दूसरा रॉड सेल। रॉड सेल क्या करेगा, प्रकाश की तीव्रता को यहाँ पे ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, और कौन सेल क्या करता है, रंग पहचानने की इसकी क्षमता होती है, ठीक है। चलिए, तांबे की एक चकती में छेद है, तांबे की एक चकती में क्या छेद है, इसे गर्म किया जाता तो छेद का व्यास क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा, चारों तरफ से क्या होगा, अगर ये इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, फैलेगा, ठीक है, क्या होगा, फैलेगा, ठीक। चलिए, 1 किलोवाट बराबर कितना जूल, 1000 जूल पर सेकेंड, लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है, 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है। आइए यहाँ तक बातें समझ आएगी, 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वाट को क्या लिखते हैं ना, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, 1 किलो वाट मीन्स आप कैसे लिखेंगे, 1 का 1, किलो का 1000, और वाट का क्या होता है, वाट का जो आप लोग फार्मूला लिखते हैं ना, पावर इक्वल टू क्या, वाट बाई सैम, P बराबर W/T। अगर वाट की जगह पे फिर क्या लिखेंगे, P/T मीन्स क्या, जूल पर सेकंड, जूल बटा सेकंड लिखेंगे, क्या, जूल बटा यहाँ पे सेकंड लिखेंगे, तो हो गया ना 1000 जूल पर सेकंड, ठीक है। चलिए, अभी मैं बात किया था ना किसकी क्षमता, ठीक है, अभी मैं कुछ देर पहले मैं बात किया था किसकी क्षमता, तो फ्यूज तार की जो रेटिंग होती है किससे निर्धारित की जाती है, या उसकी दक्षता किससे निर्धारित की जाती है, एम्पियर से। मशीन की जो क्षमता होती है उससे वो किससे व्यक्त की जाती है, किलोवाट से। बड़े मशीन का मेगावाट से। बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर से या वाट आवर से, क्या, एम्पियर आवर से या वाट आवर से, ठीक है। अभी तो यहाँ पे बात हुआ था 1 किलो वाट बराबर 1000 जूल, लेकिन 1 किलो वाट आवर रहा तो 1 घंटे में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है ना, ठीक है।
क्योंकि जूल पर सेकंड मैंने बताया था ना, पावर का जो होता है वॉट बाई टाइम, उसका जो मात्रक होता है जूल पर सेकंड, ठीक है। तो वो जूल पर सेकंड, सेकंड के लिए हम 3600 से यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। देखिए 1 किलो वाट आर, एक का तो एक होगा, किलो का फिर से 1000 होगा ही होगा। वाट का क्या लिखेंगे, वाट को तो जूल सेकंड लिखेंगे, आवर का क्या लिखेंगे 3600 क्या सेकंड, ऐसे ना लिखेंगे, सेकंड सेकंड कट गया, ठीक है। और क्या यहाँ पे बचा 3600, क्या बचा 36 इंटू कितना ज़ीरो, 10 पे पावर 5, क्या 10 पे पावर 5 जूल, ठीक है। ध्यान समझिएगा यहाँ पे जूल सेकंड था, और यहाँ पे जब जैसे आवर में हुआ तो क्या हो गया जूल। तो चाहे तो 36 गुने 10 पे पावर 5 जूल लिखे, या फिर आप 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 डेसिमल बैठेंगे तो 10 पे पावर 6 ऐड हो जाएगा, है ना। अब अगर आपसे पूछे कि 1 किलो वाट बराबर तो इतना जूल होता है, तो 5.5 किलो वाट आवर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू 19.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, या 198.10 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल होता है, ठीक है। आइए वर्क के बारे में जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन। वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क बराबर एफ इंटू कॉस थीटा, क्या एफ एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए पूछ रहा है कि कार्य शून्य कब होगा, जब आपका फोर्स क्या हो शून्य हो जाए, तब पूरा वर्क जीरो, डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाए, विस्थापन शून्य हो जाए तब जीरो, थीटा का मान क्या हो 90 डिग्री हो जाए तब शून्य हो जाएगा, है ना। ये तीन कंडीशन, फोर्स शून्य तो वर्क शून्य, डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि विस्थापन 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 शून्य तो वर्क भी शून्य, वर्क भी क्या शून्य, है ना। और थीटा का मान 90 डिग्री तो वर्क भी ज़ीरो, ठीक है। ये तीन कंडीशन होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर बात करें यहाँ पे करण 10 केजी भार लेकर खड़ा है, कोई चीज़ वो 10 केजी का चीज़ लेकर खड़ा है, तो क्या होगा, कार्य क्या होगा, क्योंकि वो सिर्फ खड़ा है ना, वो आगे थोड़ी बढ़ रहा है, वो सिर्फ क्या है खड़ा है, ठीक है। वो खड़ा आगे की ओर जा नहीं रहा है, सिर्फ खड़ा है। तो 90 डिग्री का कौन बना, 90 डिग्री का कौन बना, मीन्स क्या ज़ीरो, थीटा का मान ज़ीरो तो काम ज़ीरो, ठीक है। अगर वो करंट जो है 4 किलोमीटर चलता है तो क्या होगा, कार्य होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब भी वो चलेगा तो चलते चलते कभी तो आगे हल्का सा झुकेगा, जैसे ही झुकेगा तो थीटा का मान अब 90 डिग्री नहीं होकर 30 40 45 कुछ भी होगा, तब तो कार होगा ना। एक कुली बस से कार तक वजन लेकर जाता है तो कुली भी तो हल्का चलते चलते ऐसा तो नहीं कि एकदम स्ट्रेट चलेगा, कभी तो हल्का झुकेगा झुकेगा, बस कुछ तो कार होगा ही होगा, ठीक है। चलिए सवाल, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्षमता बोले तो ऊर्जा और दर बढ़े तो शक्ति, ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला ये पता सभी को होगा कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन एक और फार्मूला पी स्क्वायर बटे 2m, क्या m यहाँ पे होगा मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स कि संवेग, ठीक है, संवेग याद रखिएगा, संवेग, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखिएगा मोमेंटम यानी संवेग, ठीक है, मोमेंटम यानी संवेग, चलिए संवेग, ठीक। बोल रहा है कि अगर वेग दुगना हो जाए, ये जो वेग है ना, अगर आप इसको दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 4 गुना हो जाएगा। ये एक सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। अगर संवेग दुगना हो जाए मीन्स ये नहीं, आपकी ये पूछा है संवेग दुगना हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी, चलो इधर से नहीं ऐसे घुमा देते, अगर संवेग दुगना हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी आधा होगा, क्यों ये डिवाइड में है ना, इसलिए ये आधा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अगर बात करें कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण बताइए, तो एक पेंडुलम का झूलना, क्या एक पेंडुलम का झूलना, अगर ये यहाँ पे था, अभी यहाँ पे था, ठीक है, पेंडुलम कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि जब पेंडुलम इस यहाँ पे था तो पोटेंशियल एनर्जी था, स्थिर था, ये क्या पोटेंशियल एनर्जी था, स्थिर था। फिर तो क्या था स्थितिज ऊर्जा था, और जब यहाँ से यहाँ तक दोलन करने लगा तो इसमें क्या आ गया गति आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो एक पेंडुलम का झूलना, ठीक है।
अब आते हैं फ्यूज तार। फ्यूज तार के बारे में मैंने बताया कि किसका मिश्रण होता है, Sn प्लस Pv, है ना, यही तो इसका मिश्रण होता है। तो परिपथ में जोड़ने से क्या होता है, जोड़ने से अन्य उपकरण को बचाता है, ये तो ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रृंखला क्रम में, क्या श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, फ्यूज में FUSC आता है ना, तो F और S से याद रखेगा फ्यूज से, और S से सीरीज में। ठीक है, ए मीटर में विद्युत धारा मापने के लिए श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। किसको मापा जाता है, विद्युत धारा को, और ये भी श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ए मीटर है ना, ऐसे याद रखिएगा, ए मीटर, या IS ऐसे याद रखिएगा, IS को भी याद रखिएगा ऐसे, ए मीटर और श्रृंखला। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, छोटे विद्युत प्रवाह और वोल्टेज की उपस्थिति को पता लगाना, और ये भी श्रृंखला। तो मैंने क्या बताया, फ्यूज हो गया, ए मीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, तीनों के तीनों श्रृंखला क्रम में, है ना। वोल्टमीटर की बात करें, पृथ्वी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, और ये श्रेणी क्रम में जुटता है। ठीक है, तो मैंने चार बातें ध्यान में रखने के लिए आपको बताइए कि फ्यूज, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर श्रृंखला, वोल्टमीटर सिर्फ होगा पैरेलल। ठीक है, ऐसे भी याद रखते हैं, V से VIP, तो P से पैरेलल। ठीक है, चलिए, गैल्वेनोमीटर को जब ए मीटर में बदलना हो तो किस क्रम में इसको रखते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में। ठीक है, VIP, ट्रिक है, V से वोल्टमीटर को क्या, या ऐसे लिखिए इसको, गैल्वेनोमीटर है ना, गैप कर दीजिए ना, गैप, जिसे गैल्वेनोमीटर, ए से ए मीटर, तो किस में, पैरेलल में। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना हो तो GSLV याद रखिएगा, GSLV। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है GSLV, याद है ना। चलिए, तो G से गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और यहाँ से V से वोल्ट मीटर, और किस में, श्रृंखला में। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब आइए, कॉपर सल्फेट को ही कहते हैं नीला थोथा, जिंक सल्फेट को, इसको कहते हैं उजला थोथा। फॉर्मूला देख लीजिए, कॉपर सल्फेट का CuSO4, ठीक है, CuSO4 ध्यान रखिएगा, CuSO4 और 5H2O, क्या यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिए, 5H2O। जिंक सल्फेट में ZnO4, 7H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O, क्या CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम, या जिसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को गर्म करने पर क्या मिलता है, इसको गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। धोने का सोडा, जिसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2। ये 10H2 याद रखिएगा, बड़ा काम का चीज़ है। आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको इसके बारे में भी डीप बताऊंगा। ठीक है, चलिए, जब धोने वाला सोडा की बात हुई तो खाने वाला सोडा पूछेंगे, सोडियम, इसमें बाई लगा रहेगा, क्या, बाई कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निकट दृष्टि, देखिए आई के बारे में कुछ बात करते हैं। जब भी कोई दोष उत्पन्न होता है आंखों में तो लेंस लगाते हैं ना, कब, जब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाए, जिसे कहते हैं इंग्लिश में मायोपिया, अवतल लेंस का यूज करते हैं। दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश में कहते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया इंग्लिश में कहते हैं। कौन सा लेंस का यूज करते हैं, बाइफोकल। ठीक है, जरा दृष्टि दोष की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। इसमें होता है क्या है, ना दूर का दिखेगा ना पास का दिखेगा, है ना दूर का दिखता है साफ साफ, ना पास का। निकट में निकट का तो दिखता है, दूर का नहीं, दूर का दिखता है, पास का नहीं। और अब अविंदुकता, या जिसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, इसमें कौन सा लेंस, सिलेंडरिकल। इसमें होता है क्या ना, वर्टिकल तो दिखता है, ये वर्टिकल दिखता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो होता है ना, यहाँ पे चीज़ समझिएगा, क्षैतिज दिशा में दिखता है, वर्टिकल मीन्स के हॉरिजॉन्टल दिखता है, वर्टिकल नहीं दिखता है। ठीक है, उदग्र की मैं बात करूँ, ऊपर ऐसे करके देखेंगे तो नहीं दिखेगा, सामने की चीज़ें तो दिखेगा। ठीक है, चलिए, रेत और चीनी के मिश्रण कैसा मिश्रण है, विजातीय मिश्रण। पानी और चीनी का मिश्रण सजातीय मिश्रण। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में घुल जाते हैं और इसे भौतिक विधि द्वारा फिर अलग किया जा सकता है, क्या,
पानी और चीनी को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, या रेत और चीनी को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? विजातीय मिश्रण है। पानी और चीनी को एक में मिला दे तो क्या होता है? सजातीय मिश्रण बन जाता है ना। वही बात करते हैं कोलाइडल विलयन का उदाहरण क्या है? दूध और रक्त। क्या? दूध और रक्त कैसा है? एक कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। ठीक है। निलंबन सस्पेंशन का उदाहरण नाले का पानी। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? रासायनिक संयोजन पर आधारित था। और पहला परमाणु सिद्धांत भी कौन दिया था? डाल्टन ने दिया था। रासायनिक संयोजन पर आधारित था और पहला परमाणु सिद्धांत भी डाल्टन ने दिया था। कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोल में कितना अणु? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले CO2 देख रहे हैं, ये क्या है? फॉर्मूला है। ये क्या है? 2 या 2 से अधिक फार्मूला। कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन है, तो ये हो गया यौगिक। यौगिक अगर होगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से पॉइंट, यौगिक का सूक्ष्मतम कण, यहाँ पे मैंने लिखा भी इसलिए यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता? अणु। और तत्व का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? परमाणु। तो यहाँ पे यौगिक है ना, तो 1 मोल बराबर होता क्या है? 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, या इसको 6.022 10 टू द पावर 23 अणु या अणु हो गया, या परमाणु, अणु या फिर परमाणु या फिर आयन। ठीक है। तो अणु कब? जब यौगिक होगा, और जब तत्व होगा तो परमाणु। ठीक है। तो 6.002 × 10 टू द पावर 23 अणु। ऑप्शन में परमाणु भी रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे परमाणु भी होगा, तो गलती से टिक नहीं करेंगे, ये चेक कर लेंगे यौगिक है कि तत्व है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आयरन लिया, तो ये क्या है? ये है आपका तत्व। क्या है? ये है आपका तत्व, क्योंकि एक ही फार्मूला है ना, 2 फार्मूला नहीं है। एक फार्मूला है, एक सूत्र हो तो तत्व, 2 से अधिक सूत्र हो तो यौगिक, और कोई सूत्र ना हो तो मिश्रण। ठीक है। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? आपकी इसमें क्या होगा? 6.022 × 10 टू द पावर 23। यहाँ पे परमाणु लिख लीजिएगा, परमाणु। ठीक है। चलिए, जल के 0.5 मोल में परमाणु की संख्या कितनी? अब 1 मोल में तो पता है ना, 1 मोल की मैं बात कर रहा हूँ। 1 मोल में कितना होता है? यहाँ पे लिख लीजिएगा, 1 मोल में कितना होता है? सबको पता है कि 6.022 × 10 टू द पावर 23। यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 में, और 10 टू द पावर 23। दशमलव के बाद की वैल्यू को काउंट मत कीजिए, 6×5 = 30, मीन्स कि 3 × 10 टू द पावर 23 आंसर। आइए, उत्पादन, सब्लिमेशन। क्या? सब्लिमेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठोस से क्या होता है? सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल इसी में से आएगा, इसके बाहर तो आएगा ही नहीं। छाप लीजिए, कपूर हो गया, गंधक या सल्फर कहिए, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनिया। ठीक है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? आंसर होगा छोटी आंत में, बड़ी आंत नहीं, छोटी आंत में। आंतरिक गति जो होती है निर्धारित कौन करता है? अंदर में जो गति होती है, जैसे कि कुछ हलचल होने पे, कुछ ऐसे एक्टिविटी होने पे आपके दिल धक 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 करता है, ये आंतरिक गति है, इसी को कहते हैं हार्ट। और इम्प्लांट जो टेशन है, प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया? एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। इम्प्लांटेशन का मतलब ही होता है जुड़ना या युग्मित करना। ठीक है। युग्मित करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और सवाल है आगे? नहीं, तो यहाँ पे हो गए 100+। क्या 100 सवाल तो हो ही गया। ठीक है, 100 सवाल हो गए। एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से और भी मैं बता रहा हूँ, जैसे नोट कर लीजिए। अघात वर्धनीयता। ठीक है, अघात वर्धनीयता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैलेबिलिटी। क्या? मैलेबिलिटी मीन्स कि चादर की तरफ पीट कर क्या बना सके? पीट कर चादर जैसा बनाना, है ना, पीट कर चादर बनाना। ऐसी धातु को, वैसी कैसी धातु को पीट कर जो चादर की तरफ बनाया जा सके। तो अगर पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक किसकी होती है? सबसे अधिक किसकी होती है भाई?
तो आप इसको क्रम से याद रखें। प्लैटिनम हो गया सबसे ज़्यादा, उसके बाद सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद कॉपर और एल्युमिनियम। अगर ऑप्शन में प्लैटिनम ना हो तो सोना हो जाएगा, अगर प्लैटिनम हो तो प्लैटिनम हो जाएगा सबसे अगाध वर्जनीयता, मीन्स की मैलेबिलिटी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे 100+ के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो ऐसे लेकर आऊँगा 100 धमाकेदार क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे। जी भर कर लाइक कीजिए, काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को सारे प्रश्न यहाँ से छप जाए ताकि आप लोग को अच्छा पेपर जाए और मेरा जो मोटिव है आप लोग के लिए वो सफल हो जाए। थैंक यू वेरी मच।